तो दोस्तों कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, सबका वक्त आता है, अपना एक दौर आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंग्लिश की प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस के बारे में समझा था, टेंस की बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, और आज की इस वीडियो में हम पहले टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि 12 टेंस में सबसे पहला टेंस होता है, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे यूज को बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी टेंस को पढ़ेंगे तो उसकी मेनली 5 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला उसकी पहचान, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर उसका सिंटेक्स देखेंगे और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब फ्रेंड्स, इसको हम समझने के लिए एग्जांपल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपको बहुत सारे हिंदी के जो है वाक्य के एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, उदाहरण दिख रहे होंगे। यह हिंदी का एक वाक्य है, जैसे राम पत्र लिखता है। वाक्य बेसिकली होता है कि शब्दों का समूह जो कंप्लीट अर्थ दे, पूरा पूरा अर्थ दे, वही होता है वाक्य। तो राम पत्र लिखता है, ये हिंदी का एक वाक्य है। और इसके लास्ट में देखिए आ रहा है ता है। इसी प्रकार से तुम दौड़ते हो, लास्ट में आ रहा है ते है। राधा गाना गाती है, लास्ट में आ रहा है ती है। तो जिन भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आएंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे हिंदी में आपको कोई वाक्य रहेगा तो उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी बना ले जाएंगे, और अगर कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा रहेगा तो पहचान भी जाएंगे कि कौन सा टेंस है। तो दोनों तरीके से मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने वाला हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप पहचान को समझ गए होंगे कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब चलिए इसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब जैसे हंसना, खेलना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। अगर इसके हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक की क्रिया की बात करें तो इसकी सहायक क्रिया, 2 सहायक क्रिया होती हैं इसमें, एक डू और एक डज। तो अब चलिए हम यूज ऑफ डू डज यानी डू डज के प्रयोग को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डू के यूज की बात करें तो यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट, एनी वन नेम यानी कोई एक नाम, जैसे राम, रोहन, है ना, सीता, गीता, ईटीसी, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम डज का यूज करते हैं। अब चलिए हम डू के यूज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता हो तो उसके साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। तो आई होप आप डू डज के यूज को समझ गए होंगे कि सारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक जरूरी नोट को देखते हैं। तो ये नोट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में डू डज का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। और जब दूसरे अर्थात निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में डू डज का यूज किया जाता है तो एस या ईएस को हटा देते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके पहले यानी अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हम लोग डू डज का यूज नहीं करेंगे, और जब डू डज का यूज करेंगे तो एस या ईएस को हटा देंगे। तो अब इसको हम आगे जब एग्जाम्पल में बनाऊंगा तो उसमें इसका हम लोग यूज करेंगे, तो इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यस या यस का यूज समझते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, तो कहाँ लगता है यस, कहाँ लगता है यस, उसको समझते हैं। और उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं कि फ्रेंड्स, जो हमारा नाउन होता है, कोई भी वर्ड या तो नाउन होगा या तो वर्ब होगा।
तो नाउन को जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, यानी सिंगुलर से जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं, तो उसमें एस आई एस को हम लोग जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया है चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी, ये एक नाउन है ना, किसी भी वस्तु का नाम है तो नाउन है। तो कुर्सी जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे यानी प्लूरल बनाएंगे, तो इसमें हमने यस को जोड़ दिया तो इसका प्लूरल बन गया, यानी कुर्सी का प्लूरल बन गया। ये कुर्सी एक वचन था और कुर्सियां ये बहुवचन इसका हो गया। इसी प्रकार से मैंगो, मैंगो जो है एक वचन है यानी एक आम, अब इसका जब हमने प्लूरल बना दिया तो मैंगोज यानी एक से अधिक आम। और फ्रेंड्स आप इतना जान गए होंगे कि नाउन के जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग यस या यस को जोड़कर बनाते हैं, जबकि वर्ब में इसी का हम लोग उल्टा करते हैं। वर्ब में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या यस को हटा देते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक वर्ब होती है गो, यानी एक क्रिया होती है गो, गो मीन्स होता है जाना। तो फ्रेंड्स ये जो गोज है ये सिंगुलर वर्ब है। ध्यान रखिएगा वर्ब में जस्ट अपोजिट चलता है। अगर किसी वर्ब में एस आई एस लगा हुआ है तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब होगी, तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस आई एस को हटा देंगे, तो गोज का हमारा जो है प्लूरल बन जाएगा गो। इसी प्रकार से कम्स, कम्स का जो है हमारा जो है ये सिंगुलर वर्ब है। अब जब इसको हमें प्लूरल बनाना है तो ऐसे इसको हटा देंगे, तो सी ओ यम ई कम में आना, ये एक हमारी एक वर्ब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग ऐसे इसको जोड़ देते हैं, और जबकि वर्ब में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे इसको हटा देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जैसे यहाँ पे लिया चेयर। अब चेयर में जब मैंने इसका प्लूरल बनाया तो यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने जोड़ दिया यस, और जबकि यहाँ पे मैंगो था तो इसमें मैंने जोड़ा ई एस। तो कहाँ लगेगा यस, कहाँ लगेगा ई एस, आइए उसको देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिए कि यदि किसी वाक्य यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो केवल उसी के साथ एस आई एस का यूज किया जाता है। मतलब जब किसी सेंटेंस में हमारा जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तभी उसी की वर्ब के साथ सिर्फ हम लोग एस आई एस का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स आइए यस और ई एस के यूज को समझते हैं कि कहाँ लगेगा यस और कहाँ लगेगा ई एस। चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो, यस ई एस लगाने का जो रूल है वो सेम होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यदि किसी वर्ड यानी शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर जो है यस, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ, यक्स और जेड हो तो उसके साथ ई एस का यूज किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स एक मैंने नाउन लिया क्लास। अब जब इसको हमें, ये सिंगुलर है ना, क्लास मीन्स कक्षा। अब जब इसको हमें प्लूरल बनाना है तो क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जब यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड इनमें से कुछ भी फंसेगा तो हम लोग ई एस जोड़ के जो है उसका प्लूरल बनाएंगे। अगर नाउन है तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे, और जो हमारा वर्ब रहेगी तो सिंगुलर बनाने के लिए उसमें भी ई एस जोड़ेंगे। तो अब देखिए क्लास है तो क्लास है एक नाउन है तो इसको हम लोग ई एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे गो, गो एक प्लूरल वर्ब है ना। अब जब इसको इसके लास्ट में देखिए ओ आ रहा है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यस या यस को जोड़ेंगे। तो अब देखिए गो है, क्योंकि अंतिम में ओ आ रहा है तो इसमें हम लोग ई एस जोड़ देंगे। और जो बाकी अगर इसी के अलावा कोई वर्ड्स फंसते हैं, जैसे कि पेन, पेन के अंतिम में यन लेटर आ रहा है तो इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर नाउन होगा तो डायरेक्ट हम यस लगा देंगे। और अगर हमारी वर्ब होगी जैसे कम, कम मिस होता है आना, इसके लास्ट में फंस रहा है ई। अब ये एक प्लूरल वर्ब है, इसको हमें सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम यस को जोड़ देंगे। तो आई होप आप यस या यस के यूज को समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंटेक्स को समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि हम चार जो है वाक्य बनाएंगे। किसी भी सेंटेंस का जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो चार वाक्य बनाएंगे। पहला अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो चलिए हम चारों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हमारा हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस तो उसका हमारा सिंटेक्स होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया भी था नोट में कि जब हम लोग डू डज का यूज करेंगे तो एस आई एस को हटा देंगे, और डू डज का एस आई एस का यूज सिर्फ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी करेंगे। तो अब इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा डू डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आइए इसके हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है बहुत ही ईजी सा कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देख के बता सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके लास्ट में ता है आ रहा है।
अब फ्रेंड्स जब इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें हमारा है कर्ता राम, तो राम की स्पेलिंग बनाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्पेलिंग बनाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम, तो राम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। अब राम हमारा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब जो है, इसमें पुस्तक पढ़ता है यानी पढ़ता है राम, तो पढ़ना होता है रीड मिस, रीड हमारी एक वर्ब है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड को हम लोग जो है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो रीड जो है हमारी प्लूरल वर्ब है, इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ हम लोग यस जोड़ देंगे। अब क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बुक है, तो राम रीड्स बुक। इसी प्रकार से राम किताब नहीं पढ़ता, इसका हो जाएगा राम डज नॉट रीड बुक। जब हम लोग डू या डज का यूज करेंगे तो यस या यस को हटा देंगे वर्ब में से। इसी प्रकार से क्या राम किताब पढ़ता है? डज राम रीड बुक। और क्या राम किताब नहीं पढ़ता है? डज राम नॉट रीड बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल। अब चलिए हम एक प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बच्चे, बच्चा चाइल्ड मिस होता है और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें जो वर्ब है इसके साथ ऐसे ही इसका यूज नहीं किया जाएगा। और पहले वाले वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फिर डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? और उसके बाद डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? फिर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सम इंपॉर्टेंट यूज देखेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण इसके यूज कहाँ कहाँ इसका किया जाता है उसको हम आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यूज की बात करें तो प्रेजेंट के हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए, यानी प्रेजेंट में किसी की आदत को बताने के लिए, है ना, और रिपीटेड एक्शन यानी कोई काम जो हम लोग रोज करते हैं उसको बताने के लिए, वर्तमान समय के, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने वो एक सेंटेंस बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब इसमें मैं जो है अपनी डेली की आदत को बता रहा हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, अपनी हैबिट को बता रहा हूं, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे। तो आई मिस मैं, तो आई लिख दिया हमने। उठना, गेट अप मिस उठना, है ना, आई गेट अप। अब क्योंकि ये हमारा सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये हमारा गेट अप ही रहेगा, है ना, गेट्स अप नहीं तो हमारा सिंगुलर होता तो गेट्स अप हो जाता। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप आप इसको फ्रेंड समझ गए होंगे कि रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए इसके दूसरे यूज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बात जो सच है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बात सत्य है ना, ट्रूथ है ये, है ना, कि सूर्य पूर्व में ही निकलता है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी बात सत्य है। तो हम लोग जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताएंगे तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा जो है सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है सूर्य, तो सन के पहले क्योंकि द आर्टिकल लगता है तो द सन, और उगना होता है राइज मिस, तो द सन। अब क्योंकि सन जो है हमारा एक वचन है तो राइज, अब इसके साथ राइज है तो यस जुड़ जाएगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ जाए, द सन राइजेज। अब कहाँ उदय होता है? पूर्व में उदय होता है, तो इन द ईस्ट। इसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी प्रकार से इसका अगर हम तीसरे यूज की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी भविष्य में कोई ऐसा फिक्स्ड एक्शन है जो होने वाला है। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बोलूं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो फ्रेंड्स जहां तक है कि 99% फिक्स ही है कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो फ्यूचर में है क्योंकि कल जाऊंगा फ्यूचर का एक्शन है, तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अब यहाँ पे गागी देख के बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ध्यान रखिएगा ये, इसको हम लोग चाहें तो फ्यूचर के हिसाब से भी बना सकते हैं और प्रेजेंट के हिसाब से भी। तो द मैच, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से अगर बनाएंगे तो द मैच स्टार्ट्स, अब क्योंकि मैच एक वचन है तो द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, यानी मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, तो द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने टेंस की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।